हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। आज हम लेके आए हैं आपके लिए सत्र 2019 में आयोजित हुई बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा का पेपर। इस पेपर के प्रश्नों के आधार पर आप ये समझ पाओगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें किस प्रकार से आंसर देना है, और इन्हीं प्रश्नों के आधार पर और कौन से नए प्रश्न बन सकते हैं। तो इन सारी जानकारियों को आज हम बिंदुवत रूप से समझने वाले हैं, इसलिए आप अंत तक बने रहें और इस लिंक को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें। 12 जोड़ी पसलियां जिनमें से सीधी उरोस्ती से जुड़ती है। यही एज इट इज प्रश्न पिछली बार आया था, लेकिन पिछली बार इस प्रश्न में क्या लिखा हुआ था? ये 2019 का पेपर है, 2020 के पेपर में ये प्रश्न आ चुका है। इसका मतलब ये प्रश्न क्या हुआ है? रिपीट। ये प्रश्न रिपीट हुआ। 19 वाला प्रश्न क्या 20 में आ सकता है? बिल्कुल। तो 20 वाले पेपर के प्रश्न 21 में भी आ सकते हैं, 19 वाले के भी 21 में आ सकते हैं। देखो, पसलियां तीन तरह की होती है। एक तो ऐसी पसलियां जो सामने की तरफ उरोस्ती से जुड़ती है, स्टर्नम से जुड़ती है, उन्हें बोलते हैं वास्तविक पसलियां। वो होती है 7 जोड़ी, ठीक है। और इसके बाद में 8वीं 9वीं और 10वीं जोड़ी की पसलियां सामने की तरफ दोस्तों सीधी उरोस्ती से नहीं जुड़ती, 7वीं जोड़ी की पसली से जुड़ती है। इसलिए उन पसलियों को आभासी पसलियां कहते हैं। आभासी पसलियां होती 3 जोड़ी, ठीक है। फिर होती है 11वीं और 12वीं जोड़ी पसली सामने की तरफ किसी से नहीं जुड़ती, इसलिए उन्हें प्लावी कहते हैं। तो पसलियां टोटल 12 जोड़ी होती है, उनमें से 7 जोड़ी वास्तविक होती है, क्योंकि वो सीधी सामने की तरफ किससे जुड़ती है? उरोस्ती से। सभी पसलियां पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी से जुड़ती है, ठीक है। तो डी सही है। अब इस अगले प्रश्न का आंसर आप दीजिएगा। प्रश्न है, एक अंडे की जर्दी की मात्रा और उसका वितरण के आधार पर उभयचर के अंडे होते हैं। उभयचर में मेढक आता है दोस्तों। तो इनके अंडे किस तरह के हैं? तो देखो, यहाँ पे पहले आप इन 2-3 शब्दों का मतलब जान लो। एक तो लिखा हुआ है ए लेसितल। ए लेसितल का मतलब है अपीत की। ऐसे अंडे जिनमें पीतक नहीं होता उसे ए लेसितल कहेंगे। और सेंट्रो लेसितल का मतलब जिसमें पीतक केवल केंद्रक में होता है, केंद्र में। टीलो लेसितल का मतलब जिसके अंदर पीतक बहुत ज्यादा मात्रा में भरा हुआ है। माइक्रो लेसितल जिसमें पीतक बहुत कम है। और मीजो लेसिथल का मतलब जिसमें पित्तक है लेकिन मध्यम मात्रा में है। और टीलो लेसिथल का मतलब पित्तक बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन सी की हम बात कर रहे हैं। मीजो लेसिथल और टिलो नेसिथल की बात कर रहे हैं। तो इसलिए मीजो का मतलब मध्य पीत की और टिलो लेसिथल का मतलब होता है क्या दोस्तों? तो अति पीत की। सीधी सी बात है, पॉइंट सी इसका सही आंसर होगा। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं तो क्या मानव के अंडे में यानी महिलाओं के अंडे में भी पीतक होगा इतनी ज़्यादा मात्रा में? अति पीत के अंडे होंगे क्या? नहीं होंगे। अब है ऐसा अंग जिसका कार्य संतुलन से संबंधित है। अरे शरीर का संतुलन कौन बनाता? आंखें बनाती है क्या? मेडुला ऑब्लिंगेटा, कान या नाक? अरे भैया, शरीर का संतुलन कान बनाते हैं। और कान में भी कौन सा भाग? तो इंटरनल ईयर, मध्य अंतःकरण, ठीक है ना। तो याद रख लेना, ठीक। और पिछली बार एक प्रश्न आया था कानों से रिलेटेड, जानते हो क्या आया था? वो आया था कि कान का वह कौन सा भाग है जिससे यूस्टेचियन नली निकलती है? तो यूस्टेचियन नली बच्चों हमारे इस नेजोग्रसनी वाले भाग में आके खुलती है, गले वाले भाग में, ठीक है ना। और वो निकलती कहाँ से है? तो वो मध्य कर्ण से निकलती है। और उसका काम है अंतःकरण और बाह्य कर्ण दोनों के दबाव को जो है मेंटेन करना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न तो इकोलॉजी से है दोस्तों, कि उच्च मृत्यु दर के लिए जनसंख्या में तेजी से गिरावट से क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे भैया, जब मृत्यु दर बढ़ जाएगी तो जनसंख्या विस्फोट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सॉरी, जनसंख्या क्रेश होगा, ठीक है ना। क्रेश का मतलब क्या होता है? कई बार आपने सुना है क्या? पायलट जो है, सॉरी, एरोप्लेन जो है वो क्रैश हो गया, हवाई जहाज क्रैश हो गया। क्रैश का मतलब दुर्घटनाग्रस्त, मर गया। तो जब भी मृत्यु दर बढ़ेगी तो क्या होगा? क्रैश ही तो होगा, जनसंख्या नष्ट ही तो होगी। तो याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद में अगला पॉइंट। अब इसका आंसर तो आपको अभी के अभी देना है कमेंट बॉक्स में, फिर मैं आंसर बताऊंगा। जल्दी कीजिए, आप इसका आंसर दीजिए। मधुमक्खियों में 3 तरह की मधुमक्खी होती है। 3 कौन सी? बताओ जरा, जल्दी बताइए।
तीन कौन सी होती है? एक तो होती है सर्मिक, एक कौन सी, जल्दी बताओ देखें, रानी, और एक कौन सा, ड्रोन। ये तीन होती है, ठीक है ना। तो एक तो कौन सी, रानी, दूसरी ड्रोन, तीसरी श्रमिक। तो इनमें नर कौन है और मादा कौन है? ये बड़ी बात है भाई, याद रख लेना। यहाँ श्रमिक नर है कि मादा है? श्रमिक मादा होती है, याद रख लेना। ड्रोन भी क्या होता है, नर होता है। रानी क्या होती है, मादा होती है, ठीक है। अब देखो, बेचारे श्रमिक है तो मादा, लेकिन श्रमिक खुद जनन नहीं कर सकते। अब देखो अगले पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ इसका आंसर क्या है, देखो तो नर लिखा हुआ है। नर बिल्कुल गलत है। श्रमिक एक तरह से मादा मधुमक्खी तो है, लेकिन श्रमिक जनन में भाग नहीं लेती, एक तरह से नपुंसक है, ठीक है ना। और जानते हो मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण किस तरह का होता है? ये प्रश्न अगर आ जाए तो याद रखो आप, हेप्लोन्टिक डिप्लोन्टिक प्रकार का, यानी अगुणित द्विगुणित प्रकार का। यानी इसके कुछ सदस्य है जिनमें गुणसूत्र 16 है और कुछ में गुणसूत्र कितने हैं, 32 है। मतलब इसके कुछ सदस्य क्या है, अगुणित, और कुछ क्या है, द्विगुणित। चलो अगले प्रश्न पे, इसका आंसर क्या होगा बताओ देखें। प्लाज्मिड डीएनए होते हैं। पहले तो प्लाज्मिड है क्या, जरा बताओ तो। अरे प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका में पाया जाने वाला एक्स्ट्रा डीएनए है। तो देखो आंसर क्या होगा इसका, बताओ देखें। इसका आंसर होगा बैक्टीरियल सेल में पाया जाने वाला एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन। अरे जीन का और डीएनए का वो एक ही बात है। तो जीवाणु कोशिका में पाया जाने वाला एक्स्ट्रा डीएनए क्या है, प्लाज्मिड है, ठीक है। तो दोस्तों क्या जीवाणु कोशिका में अलग अलग तरह के डीएनए है क्या? बिल्कुल, जीवाणु कोशिका में दो तरह का डीएनए, एक तो होता है मुख्य डीएनए, वो वृत्ताकार होता है, द्विरज्जु की। वैसे ये भी वृत्ताकार और द्विरज्जु की है, लेकिन इसके पास जीवाणु की आनुवंशिक सूचना नहीं है। पूछा जा सकता है परीक्षा में, क्या प्लाज्मिड के अंदर जीवाणु की आनुवंशिक सूचना निहित होती है? नहीं। चलो, अरे भैया इसमें डी कैसे लिख दिया, एक मिनट देखते हैं इस प्रश्न को दोबारा। देखो पहला पॉइंट, बैक्टीरियल कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक्स्ट्रा डीएनए, बिल्कुल सही है। फिर आर डीएनए प्रौद्योगिकी के लिए सर्वश्रेष्ठ वेक्टर, पॉइंट तो ये भी सही है। वेक्टर का मतलब होता है वाहक, आर डीएनए का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो बिल्कुल रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के अंदर इसे वाहक के रूप में काम में लेते हैं। तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। अब सी पे आते हैं। बैक्टीरियल सेल में एंडोसिबिएंट के रूप में कार्य करता है। अब देखिएगा, ये हिंदी का शब्द है, मैं इसे इंग्लिश में दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। एंडोसिम्बायोंट, पहले तो सिम्बायोंट को बोलते हैं सहजीवी, और एंडोसिम्बायोंट को मतलब अंतः सहजीवी। तो ये एक तरह का अंतः सहजीवी है जीवाणु कोशिका का। कैसे भाई? अरे भैया ये है तो जीवाणु कोशिका के साथ में, ठीक है, लेकिन जीवाणु कोशिका की आनुवंशिक सूचना अपने साथ नहीं रखता, ठीक है। इसलिए आप कभी भी इसके ऊपर कोई भी विशेष प्रकार का जीन जोड़ करके और जीवाणु कोशिका में आप डाल सकते हो और उसकी हजारों प्रतियां बना सकते हो। रहता किसके साथ साथ, बैक्टीरियल सेल के साथ साथ, लेकिन बैक्टीरियल सेल के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो तीनों ही पॉइंट सही है, इसलिए उपरोक्त में से सभी, ठीक है। थोड़ा बच्चों प्रश्न को ढंग से पढ़ना है, कहीं इस प्रश्न की तरह जल्दबाजी में कोई मिस्टेक नहीं हो जाए। अब देखिएगा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हरी खाद है? हरी खाद के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो पहला है क्रोटोलेरिया जुन्सिया, दूसरा जो है मेलिलोलस परवीफ्लोरा, इसके बाद में तीसरा है ट्राइफोलियम। तो दोस्तों ये तीनों ही हरी खाद है, याद रख लेना, ठीक है ना। और इनका उपयोग जो है एक तरह से हम उर्वरक के रूप में कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं उस तरह की उर्वरक की बात नहीं कर रहा जो केमिकल, जो यूरिया वगैरह डाली जाती है जिसमें केमिकल मिला हुआ है, उस रूप में नहीं। ये एक प्रकार से मृदा को पोषमान बनाए रखने का काम कर रही है, ठीक है।
तो एक तरह की जैविक खाद कह सकते हो आप इसे। चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। पौधे से प्राप्त प्राकृतिक कीटनाशक। अब जो कोई चीज पौधे से प्राप्त होगी तो प्राकृतिक तो होगी, लेकिन प्राकृतिक कीटनाशक, तो अब ये जो दो ऑप्शन दिए हैं ना, एजार्डी रेक्टा ये तो सही है, रेटेनॉन ये भी है। इसके बाद में अगला देखते हैं, प्योरेथ्रम एंड सिनेरिन, तो ये भैया तीनों ही ऑप्शन सही है, मतलब आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च आणविक भार के हाइड्रोकार्बन को संचय करने वाले प्लांट क्या कहलाते हैं? अरे भैया हाइड्रोकार्बन की बात कर दी इसने, तो बायोगैस संयंत्र तो होंगे नहीं, ठीक है ना। बायोगैस संयंत्र को तो गोबर गैस संयंत्र कहते हैं, उसमें तो मेथेन बनती है, तो ये तो इसका आंसर नहीं है। जैव उर्वरक संयंत्र भी नहीं है, इसे बायो फर्टिलाइजर कहते हैं, ठीक है, ये भी गोबर गैस से रिलेटेड ही है, ये दोनों तो गोबर गैस की बात हो गई। अब ये पेट्रो प्लांट बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन का संबंध सीधी सी बात है पेट्रो प्लांट से ही है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के तेलीय पदार्थ आते हैं, ठीक है ना, पेट्रोलियम पदार्थ कह सकते हो आप, ठीक है ना। और पेट्रोलियम पदार्थों में भी बायोडीजल, याद रख लेना। करंज और जेट्रोपा नाम सुना है आपने? वो पौधों से प्राप्त होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं, भविष्य का ईंधन ही तो है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, कौन से जलवायु में स्थानांतरण परिवर्तन की खेती होती है? अब देखो इसके अंदर आपको याद रखना है दोस्तों, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल का मतलब हुआ जहां पे वातावरण किस प्रकार का हो? समान प्रकार का हो, ठीक है ना। अब देखिए वातावरण अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जलवायु अलग अलग तरह की हो सकती है, उष्ण कटिबंधीय हो सकती है, ठीक है ना, शीत एक तरह से शीतोष्ण हो सकती है, टुंड्रा जो ठंडे प्रदेश होते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, ये तो इकोलॉजी का प्रश्न है दोस्तों, अब आपको नॉर्मली प्रश्न है तो उन इकोलॉजी को एक बार पढ़ लेना आप लोग। अब देखो सभी प्रश्न 12th से आए हैं, ये मैं क्लियर कर दूं, एक दो प्रश्न तो देखो इस तरह के आएंगे ही आएंगे, बाकी अधिकांश प्रश्न आपके 34 में से 30 प्रश्न 12वीं की किताब से सीधे पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में आमतौर पर पाया जाने वाला औषधीय पौधा है? देखो प्रोसिपिस सिनेरेरिया, ये तो किसका नाम है? खेजड़ी का, ये तो राजस्थान में होता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। टेकोमेला अंडुलेटा, ये किसका नाम है? रोइडा का, तो रोइडा तो होता ही है। फिर ये यहाँ पे देखिए आप, कोप्रिस डेसिडेरा, ये किसका नाम है जानते हो? अरे ये नाम नहीं सुना आपने? कोई बताना चाहेगा? मैंने पहला शब्द लिख दिया है क, कोई बताएगा? देखते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करो देखें। अरे केर नाम सुना है? केर, तो केर, खेजड़ी, रोइडा तीनों ही औषधीय पौधे हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा इसमें। फिर अगला प्रश्न, ये जानते हो कक्षा 12वीं का जो चौथा या 5वां अध्याय है ना, जिसमें जनन की विधियां दी हुई है, बहुभ्रूणता, अपस्थानिक बहुभ्रूणता, ठीक है ना, अनिषेक जनन, ठीक है। देखिए तो बीजांडकाय बहुभ्रूणता, तो ये किस में पाई जाती है? पॉली एम्ब्रोइनी, ठीक है। न्यूसेलस का मतलब होता है बीजांड, तो याद रख लेना। बहुभ्रूणता का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब भ्रूण बहुत अधिक संख्या में बन जाए, ठीक है ना, भ्रूण जो है फर्टिलाइजेशन के बाद में बहुत अधिक संख्या में बन जाए, ठीक है। अब भ्रूण ज्यादा बनेंगे तो आगे चल करके सीधी सी बात है बीज भी ज्यादा ही बनेंगे। अब देखिएगा तो प्यारे बच्चों, तो बीजांडकाय बहुभ्रूणता की बात करूं तो संतरे में, नींबू में और आम में पाई जाती है, तो यहाँ तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट है। अब देखिए किस वैज्ञानिक ने, महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, एपोमिक्सिस की खोज की? एपोमिक्सिस को असंघजनन कहते हैं, जानते हो असंघजनन क्या है? असंघजनन का मतलब है युग्मक तो मिले नहीं और फिर भी नया पादप उत्पन्न हो गया, ठीक है। ये बात विंकलर ने की थी, याद रख लेना। तो विंकलर ने असंघजनन की क्या की? खोज की, ठीक है। ये जानते हो ना, अपस्थानिक बहुभ्रूणता और ये असंघजनन एक ही टॉपिक से आए हुए प्रश्न है। फिर मृदा जल के कितने प्रकार है? ये तो बोनस वाला प्रश्न है आपका, इस प्रश्न में भी बोनस मिला था क्योंकि इसका भी ये आंसर गलत है। इसने कहा है मृदा जल के कितने प्रकार है। आप जल अवशोषण वाला अध्याय देखना, वहां मृदा जल के 3 प्रकार दिए हुए हैं, तो ऑप्शन तो सही होना चाहिए था क्या? ठीक है ना, सी, यहाँ पे सही है, डी तो छोटी मोटी मिस्टेक है,
2 या 3 ऐसे प्रश्न हैं जो जिनमें विवाद की स्थिति है, ठीक है ना। तो जिन प्रश्नों में विवाद की स्थिति है उन प्रश्नों को आप थोड़ा गूगल पे चेक करना, ठीक है ना, बुक्स में देखना, ठीक है ना, तो आपको मिल ही जाएंगे। जो मैं बता रहा हूँ वो 12th की बुक्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो 12th की बुक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 ऐसे प्रश्न हैं जिनके आंसर गलत दिए हुए हैं। तो अब मैं गलत दिए हुए हैं तो उनको गलत कैसे बता दूं। अब देखिए, अधिक जल का अवशोषण किस विधि से होगा। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है निष्क्रिय अवशोषण दोस्तों। अरे भैया, पदार्थों का अवशोषण कितने प्रकार का होता है, एक मिनट के लिए, पदार्थों का अवशोषण कितने प्रकार का होता है। तो मुख्य रूप से 2 तरह का, सक्रिय और निष्क्रिय। अब आप कहोगे सर सक्रिय निष्क्रिय में अंतर बताओ जरा। सक्रिय अवशोषण में तो ऊर्जा का क्या होता है, उपयोग होता है, एटीपी खर्च करनी पड़ती है, और निष्क्रिय में ऊर्जा का उपयोग नहीं होता। तो ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि ऊर्जा की उपस्थिति में पदार्थों का अवशोषण या जल का अवशोषण क्या कहलाएगा, सक्रिय, और अनुपस्थिति में निष्क्रिय। सबसे ज्यादा अवशोषण होता है किसके द्वारा, निष्क्रिय, और उससे कम सक्रिय। यदि जड़ों में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ा दें तो जल का अवशोषण भी बढ़ेगा। अरे भाई सीधी सी बात है, ऑक्सीजन बढ़ेगी तो सीधी सी बात है जल अवशोषण बढ़ेगा। और अगर मृदा में ऑक्सीजन है ही नहीं तो फिर जल अवशोषण प्रभावित होगा, घटेगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, अब 2-3 प्रश्न बचे हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न है, जल अवशोषण प्रतिक्रिया में जल का सही मार्ग कौन सा है, यानी जल कौन से रास्ते पौधे में प्रवेश करता है। पहले इसने कहा है मूल रोम, फिर वलकुट, फिर एंडोडर्मिस, फिर जाइलम। सबसे अंत में जाइलम या फ्लोएम होना चाहिए। देखो मान लो ये पौधा है तो इसके सेंटर में तो होते हैं जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। उसके बाहर क्या होता है जानते हो, उसके बाहर होती है एंडोडर्मिस, ठीक है, अंतःत्वचा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाहर होता है वलकुट, क्या होता है, वलकुट। वलकुट के बाहर होगा मूल रोम। तो पहले जल कहाँ पे, मूल रोम में आया, फिर वलकुट में, फिर एंडोडर्मिस में, फिर जाइलम में, ठीक है ना। तो कौन सा सही होना चाहिए बताओ तो, पहला। बाकी जो है उनमें काफ़ी मिस्टेक मेरे को देखने को मिल रही है। मूल रोम, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस और जाइलम, ठीक है ना। चलो अगला ये जो है ये तो गलत हो ही गया, वैसे भी ये भी गलत है, इनमें वलकुट पहले दिया हुआ है सभी में, इसमें तो फ्लोएम लिख दिया इसने। चलो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप खुद बताइएगा, देखे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। पराग नली, दोस्तों एक बार जानकारी को शेयर जरूर कर दें अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक। पराग नली की वृद्धि होती है, अरे भैया पराग नली वृद्धि करेगी कब, सबसे पहली बात यह है वर्तिकाग्र, ठीक है, वर्तिकाग्र, ये नीचे है वर्तिका और उससे नीचे होता है अंडाशय। जब यहाँ कोई परागकण आएगा तो परागकण का अंकुरण होता है वर्तिकाग्र पर, तो पराग नली निकलती है। तो जब पराग नली निकलेगी तो दोस्तों इसने कहा है कि इसमें वृद्धि मध्य भाग में होगी कि शीर्ष बिंदु पर होगी, पीछे वाले भाग पर होगी, तो हमेशा शीर्ष बिंदु पर होगी। इसका जो ये शीर्ष भाग होगा यही आगे से आगे क्या करता रहेगा, वृद्धि करता रहेगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, सेकंड लास्ट प्रश्न है, नर युग्मक अगुणित है और द्वितीय केंद्रक जो कि द्विगुणित है, दोनों मिलेंगे तो किस तरह की कोशिका बनेगी। अरे जाइगोट तो बनेगा नहीं, क्यों नहीं बनेगा जाइगोट, अरे जाइगोट तो तब बनता है ना जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं, तो 2 अगुणित कोशिका मिलती है तब जाइगोट बनता है, ठीक है। फिर है एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म को क्या बोलते हैं, पहले तो बड़ी बात यह है इसे बोलते हैं भ्रूणपोष, क्या बोलेंगे, भ्रूणपोष। भ्रूणपोष हमेशा होता है त्रिगुणित, तो भ्रूणपोष कब बनेगा, जब अगुणित नर युग्मक और द्विगुणित द्वितीय केंद्रक मिलेगा तो कोशिका कैसी होगी, त्रिगुणित, जिसे क्या कहेंगे, भ्रूणपोष। तो ये सही है, यहाँ दोष नहीं है, यहाँ पोष है, ठीक है ना। तो याद रखें यहाँ पे सी में तो भ्रूणकोष है, भ्रूणकोष अलग होता है भाई, 7 कोशिकीय 8 केंद्र की है। प्रतिमुखी कोशिका ये तो भ्रूणकोष का ही भाग है, ठीक है। चलो पिछली बार प्रश्न आया था यहाँ से, जानते हो क्या आया था, वो भी सुन लो। प्रश्न आया था कि जो भ्रूणकोष होता है, क्या, भ्रूणकोष, एक होता है भ्रूणकोष और एक होता है भ्रूणपोष।
दोनों में अंतर क्या है बता सकते हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एक तो होता है भ्रूणपोष, एक होता है भ्रूणकोश। भ्रूणकोश तो दोस्तों 7 तो कोशिका होती है उसमें इस तरह से, और 8 केंद्रक होते हैं, मतलब बीच वाली कोशिका के अंदर 2 केंद्रक होते हैं। तो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय संरचना तो क्या कहलाती है? भ्रूणकोश। ठीक है, यहाँ एक अंड कोशिका होती है। तो नर युग्मक जो होता है ना, वो पराग नली के द्वारा यहाँ आता है और अंड कोशिका से मिलता है, तब ये जाइगोट बनता है। तो परागकण के अंदर जो ये परागकण से पराग नली बनी है ना, इसमें 2 नर युग्मक होते हैं। पहला नर युग्मक अंड कोशिका जुड़ गया, दूसरा जो नर युग्मक होता है ना, वो याद रखें आप, इस केंद्रक से आके जुड़ता है इससे, जिससे एक त्रिगुणित रचना बनती है, उसे भ्रूणपोष कहते हैं। बात समझ में आई होगी आपके। अब अंतिम प्रश्न है आपका, शायद एक प्रश्न और होगा। सर्वाधिक जल अवशोषण के लिए उचित ताप कौन सा है? तो उचित ताप आपका जल अवशोषण के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। अगला प्रश्न है, चक्रीय प्रकाश फॉस्फोराइलेशन चक्रीय प्रकाश फॉस्फोराइलेशन से नहीं होता है। यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी है, ये प्रकाश संश्लेषण वाला अध्याय था ना आपके 12th के अंदर, एनसीईआरटी में 11th में है और बाकी 12th में दिया हुआ है आरबीएससी के सिलेबस में। बीएससी नर्सिंग में आरबीएससी का पाठ्यक्रम आता है। एक भी प्रश्न 12th आरबीएससी को छोड़ करके बाहर से नहीं था, सारे के सारे प्रश्न 12th की आरबीएससी की बुक से आए हुए हैं। अब आप मुझे बताओ कि आप यदि कोई दूसरी गाइड पढ़ोगे तो कोई फायदा होगा क्या? सारे प्रश्न तो बुक से आए हैं, तो 12th की आरबीएससी की किताबें ही पढ़ो ना, सबसे बेहतर तो वो ही है। ठीक है ना, और आपको कोई गाइड पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सारे प्रश्न वहीं से आए हैं। ठीक है ना, देखो आप प्रश्न में क्या लिखा है, चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में क्या नहीं होता? बताओ। चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण में जल का उपयोग नहीं होता, जल का उपयोग नहीं होता, NaDH2 का संश्लेषण नहीं होता, ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं होता। उपरोक्त में से सही इसका आंसर है सभी। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन कुछ और ही लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है। ठीक है ना, सी तो सही, इसके अनुसार सी तो सही है, बाकी ये दोनों भी तो पॉइंट शामिल हो गए ना, तो इसलिए। अब केमिस्ट्री के प्रश्न शुरू हो गए। केमिस्ट्री और फिजिक्स की मैं बाद में सॉल्व करवाऊंगा। तो इस पूरे पेपर में 4 ऐसे प्रश्न थे जिनके उत्तर गलत थे, तो मैंने उनके सही बता दिए क्या सही होने चाहिए, और बाकी ये पूरा पेपर हमने सॉल्व किया है। मैंने मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया है प्यारे बच्चों, फिर भी मानो ये भूल किसी से भी हो सकती है, तो मेरी तरफ से 99.99% जानकारी बिल्कुल सही तरह से बताई गई है। ठीक है ना, फिर भी कोई बात अगर आपके समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं दोबारा समझाऊंगा। मेरा उद्देश्य है आपको चीज़ें समझाना। यदि आपके समझ में आती है तो आप इस लिंक को शेयर करना, और आपको लगता है कि इस वीडियो में कोई क्वालिटी नहीं, कोई दम नहीं, तो फिर भैया कोई बात नहीं। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।